हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम इंडियन एविडेंस के बारे में जानेंगे। इंडियन एविडेंस जो है क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो या फैमिली लॉ हो, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसी भी केस को जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एविडेंस है ये साक्ष्य, हिंदी में साक्ष्य कहते हैं, और इसी में हमें पता चलता है कि विटनेस कैसे एग्जामिन किए जाते हैं या विटनेस को किस तरह से कोर्ट में एग्जामिन किया जाता है, यह एविडेंस लिया जाता है उससे। और जो ये एविडेंस है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी केस को जीतने के लिए या हारने के लिए अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो केस जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब जैसे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट वाली एक वीडियो बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बताया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आगे इन फ्यूचर जो भी जजमेंट होगा, ये कहना चाहिए सिविल लॉ, सिविल कोर्ट होता है या क्रिमिनल कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन जो कहलाता है, या जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक तरह से एविडेंस की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे रेफरेंस में लिए जाते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी किसी और केस में जो पहले के जो केसेस होते हैं उसको एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है उसे, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है एविडेंस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इस वजह से। तो ये जो है एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे हमने निर्भया केस के टाइम पे देखा, जो हमारे लॉ था, क्रिमिनल लॉ था, उसमें पूरी तरह से चेंज किया गया, मतलब उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए, काफ़ी एविडेंस वगैरह जो एविडेंस लॉ में भी किया गया, सिविल लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ में भी किया गया, क्योंकि क्राइम था वो एक तरह से रेप केस थे, तो उसमें रेप केसेस वाले जो प्रोविज़न है उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए। साथ ही साथ सिविल आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस में, तीनों में अमेंडमेंट किए गए थे सन 2012 में, जब वो हुआ था, निर्भया केस हुआ था, तो रेप केस जो हुआ था निर्भया वाला, तो उसमें फिर उसके बाद जब इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया इन लॉज को। वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनमें, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड जो रेप केसेस होते हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। तो उसमें जो है ये जो एविडेंस होता है, एविडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एविडेंस जो है हर प्रोसीडिंग में इस्तेमाल होता है, हर केस में ज़रूरी होता है, किसी भी केस को जीतने के लिए या उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर हम मतलब किस तरह से एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है आज हम यही देखेंगे। और सबसे पहले हम एक जो एविडेंस लॉ है उसका एक तरह से वो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, कि इसमें एविडेंस में है क्या क्या। जैसे अमेंडमेंट तो मैंने बताया कि सन 2013 में किया गया, इसमें जब 2012 में निर्भया वाला केस हुआ था तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो हम उसमें नहीं जाते। अभी हम फिलहाल इसे जो पहले का है 1872 का एक्ट है, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा, उसका हम एक तरह से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और इसमें डेफिनेशन पार्ट भी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल जो होती है किसी भी मतलब हर एक्ट में प्रियम्बल दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसे जो है प्रियम्बल अलग होती है, उसमें प्रियम्बल से मतलब यह है कि उस लॉ को बनाने के पीछे पर्पस क्या रहता है वो चीज़ बताई जाती है। प्रियम्बल देखते हैं, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव से मतलब है कि ये जो है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये चेंज इसमें नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। इसमें चेंजेस किया जा सकते हैं टाइम टू टाइम। इट इज़ हियर बाय एनेक्टेड एज फॉलो, जैसे कि मतलब ये आगे हम बताते हैं किस तरह से इसे एनेक्ट किया गया है, ये चीज़ कही जा रही है। एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब कुछ भी इसमें डिफाइन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, ये कंसोलिडेट किया जा सकता है, ये अमेंडेड किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें पार्ट देखते हैं, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, फैक्ट की रिलीवेंसी के बारे में बात करता है। फैक्ट से मतलब होता है 2 तरह के फैक्ट होते हैं, एक तो होते हैं सर्कमस्टांशियल फैक्ट और एक होते हैं मेन फैक्ट जो होते हैं, फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट को अभी हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम बियर एक्ट की जो लैंग्वेज है उससे समझ लेते हैं। ये एक्ट नंबर 1 कहलाता है और 1872 का एक्ट है, और 15 मार्च 1872 को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। जो हमारा बियर एक्ट होता है उसमें ये सारी डेट दी गई होती हैं, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कहलाता है। फिर इसमें जो है चैप्टर 1 देखते हैं हम, इसमें प्रियम्बल दिया गया है, या प्रियम्बल इससे पहले दिया गया है चैप्टर 1 से, इसमें प्रिलिमिनरी दिया गया है,
तो इसमें सेक्शन 1 देखते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, मतलब इसे क्या नाम दिया गया है वो देखा जाता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये हर एक्ट में दिया जाता है इस तरह से, जो सेक्शन 1 होता है ज़्यादातर इसमें यही दिया जाता है कि ये एक्ट मतलब किस नाम से जाना जाएगा, कहाँ तक इसका एक्सटेंट होगा, ये ऑल ओवर इंडिया में मतलब एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था पहले, लेकिन अभी ये सब जगह एप्लीकेबल होगा जब ये जो 370 और हटाने के बाद मतलब कश्मीर से, तो यह सब जगह एप्लीकेबल होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 में ये एनफोर्समेंट हुआ इसका। रिपील ऑफ एनेक्टमेंट सेक्शन 2 जो है रिपील कर दिया गया। फिर सेक्शन 3 में जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया। इंटरप्रिटेशन क्लॉज से मतलब है इसकी डेफिनेशन पार्ट दिया गया है। अभी हम उसे डेफिनेशन पार्ट को भी देखेंगे, उससे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रोल ऑफ एविडेंस, एविडेंस का रोल क्या है, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए ने बी का मर्डर किया, प्रोसीजर जो है केस का वो स्टार्ट हो गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च हो गई। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से मतलब होता है एफआईआर। एफआईआर जब लॉन्च हो जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो जाती है, या फिर और बाय द कोर्ट के द्वारा भी होती है, तो जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से की जाती है, तो वो दो तरह से एफआईआर लॉन्च होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर इट में बी अरेस्ट और सीजर, या तो वो अरेस्ट हो जाएगा या छूट जाएगा, दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कन्विक्ट किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद चार्जशीट फ्रेम की जाएगी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन ये ऑफिसर भी कहलाता है, पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर भी कहा जाता है। फिर ये दो टाइप ऑफ केस, या कॉग्निजेबल केस हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल केस भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कॉग्निजेबल केस है तो इशू ऑफ प्रोसेस होगा, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस होने के बाद चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, कोर्ट के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट करेगा। फिर इसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, फिर जजमेंट होगा, फिर अपील और रिव्यू भी किया जा सकता है। ये कोर्ट की एक तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कोर्ट किस तरह से केस किस तरह से कोर्ट में चलाया जाता है। फिर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ एप्लीकेबल इन सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस, दोनों में इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल में भी और सिविल केसेस में भी, जैसे मैंने पहले बताया। और फैमिली लॉ में, या फैमिली जो केसेस होते हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड, वो सारे भी सिविल में ही माने जाते हैं। फिर फैक्ट विच आर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, दो तरह के फैक्ट होते हैं, या तो प्रूव्ड होगा या वो डिसप्रूव्ड होंगे फैक्ट जो होंगे। आर फैक्ट इन इशू, जिन पे मतलब इशू बनाए गए हैं, जो जिन पर केस लाया गया है, वो फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। विच आर डायरेक्ट एविडेंस, जो कि डायरेक्ट एविडेंस दिया जा सकता है उनके लिए, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस से मतलब होता है परिस्थिति से मिलते जुलते। कॉल्ड रिलीवेंट फैक्ट, जो कि रिलीवेंट फैक्ट कहलाते हैं। विच में बी फिजिकल और मेंटल फैक्ट, दोनों तरह के फैक्ट हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल फैक्ट भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाट फैक्ट्स विल बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, कौन से फैक्ट होंगे जिन्हें प्रूव्ड किया जा सकता है और डिसप्रूव्ड किया जा सकता है। सेक्शन 5 हमें इस बारे में बताता है। फैक्ट्स विल बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड आर रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, दो तरह के फैक्ट होते हैं जिन्हें प्रूव्ड किया जा सकता है या डिसप्रूव किया जा सकता है। रिलीवेंट फैक्ट होंगे और फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू वो वाले फैक्ट होते हैं जिन पर केस फाइल किया गया है, ठीक है। जैसे किसी ने ए ने बी का मर्डर किया, तो ये फैक्ट इन रिलीवेंट, ये जो है फैक्ट इन इशू है, जो मर्डर किया गया है। तो मर्डर करने के बाद ये नॉर्मल सी चीज़ है, उससे रिलीवेंट फैक्ट भी निकल के आएंगे, तो फैक्ट इन इशू भी होता है और रिलीवेंट फैक्ट भी होता है। फैक्ट और एविडेंस विल बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड बाय दैट पार्टी, या तो पार्टी उन फैक्ट को जिनके रिलीवेंट फैक्ट हो, या सर्कमस्टांशियल जो फैक्ट होते हैं रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू, दोनों में से दोनों फैक्ट को या तो पार्टी क्या करेंगी, प्रूव करेगी या डिसप्रूव करेगी, ठीक है। दैट पार्टी अपॉन वूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज होता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ डाला जाता है, मतलब प्रूव करने की ड्यूटी डाली जाती है। फिर उसके बाद whose party said about that fact burden of proof lies upon that party but some time to but burden of proof shifted, मतलब एक पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया जाता है। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर मतलब वो लगाया कि ए ने कहा कि बी ने मेरी वॉच चोरी की है या स्टील की मतलब चोरी की है मान लीजिए, तो ये जिम्मेदारी जब ए ने बी के ऊपर ये मतलब वो लगाया, एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है, तो ये जिम्मेदारी ए की है कि वो प्रूव करे कि उसने बी ने ए की घड़ी चुराई है।
तो इस पे दो तरह के फैक्ट हो सकते हैं, एक तो रिलेवेंट फैक्ट भी हो सकते हैं और फैक्ट इन इशू भी हो सकते हैं। रिलेवेंट फैक्ट जो है सर्कमस्टांशियल, जैसे मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ए ने बी पर चार्ज लगाया या ए ने बी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ए ने ए की घड़ी चुराई है। ए ने कहा कि बी ने मेरी घड़ी चुराई है, तो ए को ये प्रूव करना होगा कि उसने चोरी की है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर होगा। लेकिन फिर बाद में ये शिफ्ट हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ कि बी भी क्या करेगा? प्रूव करेगा कि उसने नहीं चुराई है। लेकिन पहले ए को ही प्रूव करना पड़ेगा कि उसने चुराई है। वो एक तो रिलेवेंट फैक्ट बताएगा और फैक्ट इन इशू बताएगा। फैक्ट इन इशू से मतलब जो मेन फैक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो केस फाइल किया गया, और रिलेवेंट फैक्ट वो होते हैं जो सर्कमस्टांशियल होते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने जब उसके ऊपर बी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बी ने ए की घड़ी चुराई है, तो वो ये बताएगा कि बी उसके घर आया था या कहाँ से उसे घड़ी मिली या कैसे उसको घड़ी को उसने चुराया। तो वो सारी उसे कंडीशन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या सर्कमस्टांशियल फैक्ट जो होगा वो उसे बताएगा, कोर्ट में बताएगा। ठीक है, ए के ऊपर है। फिर जब ए प्रूव कर देगा तो फिर बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर वो अपने मतलब एविडेंसेस देगा कि उसने चोरी नहीं की। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये शिफ्ट होता रहता है, ए के ऊपर भी आएगा, बी के ऊपर भी आएगा। ए के ऊपर पहले ये जिम्मेदारी होगी कि वो चोरी मतलब प्रूव करे कि उसके हिसाब से उसने चोरी की है। फिर बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा कि बी ये प्रूव करेगा कि उसने चोरी नहीं की है। तो वो जो है एक को करना पड़ेगा कि चोरी की है और बी को प्रूव करना पड़ेगा कि चोरी नहीं की है, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एक ही पर्सन पर नहीं होता, ये टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहता है। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ। विटनेस कुड बी एग्जामिन बाय द 3 वेज। जो विटनेस होगा वो 3 तरह से एग्जामिन किया जा सकता है। जैसे हमने कई बार सुना है विटनेस हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल होने से मतलब होता है जैसे ए ने बी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ए ने जो है बी के भाई का मर्डर किया। तो ये बी जो होगा उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस तरह से मर्डर किया, ये सब चीज़ें हैं। मान लीजिए वो प्रूव कर देता है तो ए को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि उसने मर्डर नहीं किया। ठीक है, फिर ये तो हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है एक तरह से शिफ्ट होता रहता है। तो वो अपने जो फैक्ट है या अपनी जो इल्ज़ाम वो लगा रहा है उसको प्रूव करने के लिए वो एविडेंस दे सकता है। एविडेंस में वो विटनेस भी ला सकता है। विटनेस जो होगा अगर मान लीजिए वो हॉस्टाइल हो जाता है, मान लीजिए ए ने विटनेस बुलाया और वो झूठ मना कर देता है ए की गवाही देने के लिए, या ए की जो बात है जो वो विटनेस वो देना चाहता है, एविडेंस देना चाहता है, वो देने से मना कर दे, तो इसको कहते हैं विटनेस हॉस्टाइल हो जाना। मतलब जो पार्टी विटनेस को लाई है वो उसके बारे में नहीं बोलता या उसके फेवर में नहीं बोलता, तो वो विटनेस हॉस्टाइल होना कहा जाता है। या विटनेस क्या हो जाता है? मुकर जाता है, जैसे एक आम लैंग्वेज में भी बोला जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो विटनेस होगा उसको एग्जामिन किस तरह से किया जा सकता है। 3 तरह से होता है उसे। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है, और थर्ड होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब ए ने जिसने विटनेस बुलाया है वो उसको एग्जामिन करेगा अपोजिट पार्टी। ठीक है, री एग्जामिन करेगा, फिर वो अपने आप जो विटनेस बुला के लाया है वो खुद उसको री एग्जामिन भी कर सकता है। फिर क्रॉस एग्जामिन उसका होता है, मान लीजिए विटनेस हॉस्टाइल हो गया तो उसको जो है जो विटनेस को लाया है जिसके फेवर में, मान लीजिए ए विटनेस को लाया है और ए को जो है अपने फेवर में ए का ही विटनेस है वो, तो ए विटनेस को लाया है जिसका वो विटनेस है वो उसी के मतलब अगेंस्ट बोल रहा है, तो वो उसको एक तरह से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। अपने विटनेस को वो ऐसे क्रॉस एग्जामिन करेगा जैसे वो उसका विटनेस ना होके अपोजिट पार्टी का विटनेस है, तो इसको क्रॉस एग्जामिन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें जो है एक एविडेंस के लिए एक बहुत फेमस मैगजीन भी है जिसे कहते हैं हम यूबी जस्ट इबी रेमेडियम। मतलब वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी, जहाँ पे राइट है वहाँ रेमेडी तो खुद ब खुद होगी। ठीक है, अब ये मैंने जो मैगजीन बताई है इसके ऊपर अगर आप देखना चाहें मेरी एक वीडियो बनी हुई है लैटिन मैगजीन के लिए, तो आप उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस एग्जामिन बाय द विटनेस।
whose party produce, जो पार्टी प्रोड्यूस कर रही विटनेस को वो खुद उसको एग्जामिन करेगा, दैट विटनेस एंड विटनेसेस बिकम हॉस्टाइल, मान लीजिए वो हॉस्टाइल हो जाता है तब, मान लीजिए ए ने विटनेस को बुलाया, वो ए के खिलाफ गवाही दे रहा है विटनेस, तो वो हॉस्टाइल होना माना जाता है, और फिर वो ए जो है उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे अपोजिट पार्टी का विटनेस है, वो अपना विटनेस मानते हुए उसे वो नहीं करेगा, मतलब ट्रीट नहीं करेगा, फिर वो क्रॉस एग्जामिन करेगा उस विटनेस को, ठीक है। फिर सम फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे एडमिटेड फैक्ट्स, जो एडमिट कर लिया गया है या जिस फैक्ट को कबूल कर लिया गया है या मान लिया गया है, तो उसको खुद ब खुद उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेक्शन 17 बताता है हमें और सेक्शन 58 बताता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं जुडिशियल नोटिस एबल फैक्ट। मान लीजिए कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस आया है किसी पर्सन के, मतलब किसी पार्टी के बारे में, और वो उसी डेट के बारे में गवाही दे रहा है कि मैं उस डेट को जो है कोर्ट में पेश हुआ था, तो वो जो वो होगा नोटिस होगा, कोर्ट का जो नोटिस है या डेट है कोर्ट की, वो जुडिशियल नोटिसेबल होगी, ये फैक्ट कहलाएगा, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो कोर्ट उसको देख सकता है वो नोटिस, तो वो पार्टी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो तो खुद ब खुद एक तरह से प्रूव्ड है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये कोर्ट का द्वारा भेजा गया नोटिस है, तो वो तो प्रूव हो ही जाएगा। तो ये सेक्शन 56 और 57 हमें क्लियर करता है। फिर इसके बाद प्रजम्पशन दी गई है अंडर सेक्शन 107 और 114A। प्रजम्पशन से मतलब होता है जिसे हम प्रज्यूम करके चलते हैं, जिसे हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ होगी ही, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं हो सकता। जैसे कोई कस्टम है, कोई रीति रिवाज जो होते हैं, तो रीति रिवाज को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है, बहुत टाइम से चली आ रही है, तो उसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, विश्लेषणाधिकार वाले जो कम्युनिकेशन होंगे वो वाले अंडर सेक्शन 121 और 131 में ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर प्रजम्पशन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड टाइम टू टाइम, हाउ टू प्रूव द फैक्ट्स बाय डॉक्यूमेंट्री। जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है मैंने जो पहले बताया, अब ये जो मैंने फैक्ट बताए जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ये सेक्शन जो मैंने बताए हैं इनको पढ़ सकते हैं। मैं इसके ऊपर बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सिर्फ। फिर इसके बाद प्रजम्पशन क्या होगी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो टाइम टू टाइम शिफ्ट होता ही रहता है, तो ये प्रूफ कैसे होगा ये चीज़ हम देखते हैं बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, दो तरह से प्रूफ किया जा सकता है, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा जो कि रिटर्न होता है, और जिसे प्राइमरी एविडेंस भी बोला जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होंगे वो प्राइमरी एविडेंस भी कहलाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी माने जाते हैं, जैसे कोर्ट का नोटिस हो गया या कुछ भी चीज़ इस तरह की जो कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं, जैसे बैनामे वगैरह होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होते हैं, सेल डीड होती है, या कहना चाहिए गिफ्ट डीड होती है, और या कहना चाहिए जो ये वसीयत होती है, ये सब चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो खुद ब खुद डॉक्यूमेंट अपना आप ही बोलता है। और बाय ओरल एविडेंस के द्वारा हमें प्रूव कर सकते हैं, जो कि सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। जो ओरल एविडेंस होंगे वो सेकेंडरी एविडेंस है, सबसे अगर स्ट्रॉन्ग है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो ओरल एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ कही जा रही है। Who कैन बी ए विटनेस, विटनेस कौन बन सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 118 और 119 बताता है हमें कि विटनेस में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 118 और 119 को रीड कर सकते हैं साथ के साथ। फिर इसके बाद है कॉम्पिटेबिलिटी ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 132 की कॉम्पिटेबिलिटी क्या होगी विटनेस की, वो भी 132 सेक्शन बताता है हमें। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 135 बताता है कि किस तरह से एग्जामिन किया जाएगा विटनेस को। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं या सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स हैं, विच फैक्ट्स आर कनेक्टेड विद द रिलीवेंट फैक्ट। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो फैक्ट होते हैं जो रिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं रिलीवेंट फैक्ट से। रिलीवेंट फैक्ट मतलब जो रिलेट करते हैं किसी भी केस से, मतलब जैसे ए ने बी को मर्डर किया, तो ये तो एक रिलीवेंट फैक्ट है कि किसी ना किसी हथियार से किया होगा, तो वो कौन सा हथियार है, तो वो चीज़ जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से या रिलीवेंट फैक्ट से हमें पता चल जाएगी कि ये जो है
बॉडी में मान लीजिए बुलेट मिली है तो वो तो कोई गन ही होगी। इस तरह से जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं या फैक्ट होते हैं वो रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर फैक्ट्स विच आर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड बाय द रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें प्रूव किया जा सकता है और जिन्हें डिसप्रूव भी किया जा सकता है रिलेवेंट फैक्ट से और फैक्ट इन इशू से, ठीक है। फैक्ट और एविडेंसेस आर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड बाय द पार्टी अपॉन whom burden ऑफ प्रूफ लाइज और अपोजिट पार्टी, ये चीज़ क्लियर है। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर स्ट्रॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन द कंपेरिजन ऑफ द ओरल एविडेंस, ये मैंने पहले ही बताया। ओरल एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल बट एडमिसिबल इन सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, इन द ओपन कोर्ट। जो ओरल एविडेंस होंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, जो कि कोर्ट में, ओपन कोर्ट में ही होंगे। एविडेंस एक्ट इज रिलीवेंट एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, आइदर सिविल और क्रिमिनल ट्रायल अंडर विच रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड किए जा सकते हैं। फिर इसे हम एक केस से भी देखते हैं। संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ CBI 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है इससे रिलेटेड, जिसमें फैक्ट की बात की जा रही है। फैक्ट्स क्या होते हैं वो उसमें बताया जा रहा है। संतोष कुमार सिंह गिव फॉल्स एविडेंस अबाउट द फ्रैक्चर वाज फ्रेश। इसमें जो संतोष कुमार वाला केस है उसके मैं थोड़े से फैक्ट बता दूं। इसमें जो वो मतलब कन्विक्ट किया गया था पर्सन, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसने बताया जो चोट थी वो उसने पुरानी चोट बताई, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, वो सब उसने पुरानी चोट बताई, जबकि वो फ्रेश चोट थी, फ्रेश वो इंजरी थी। ही हैड कमिटेड रेप, उसने रेप कमिट किया था अपॉन हिम चार्जेस फ्रेम, जिसके ऊपर उसके ऊपर जो है चार्ज फ्रेम हुए थे। दैट ही हैड इंटेंशनली टू डू ऑफेंस, और ये माना गया कि उसने इंटेंशनली ऑफेंस किया। ही वॉज फॉलोइंग हर बिफोर लॉन्ग पीरियड, और वो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या फैक्ट हैं वो इसमें ये दिखाई देते हैं कि उसने रेप किया, और ये इससे प्रूव होता है कि वो बहुत टाइम पहले से उस लड़की को फॉलो कर रहा था। ही हैड लॉस्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन हिज, तो इसके लिए शी हैड मतलब वो लड़की को उसको फॉलो करता था, उस लड़की ने FIR भी लॉन्च की थी उसके फेवर में। सो दैट ही हैड अंडर रिवेंज कमिटेड मर्डर एंड रेप अंडर सेक्शन 302 एंड 300 चार्जेस फ्रेम अपॉन हिम whether accused had killed the victim, whether accused had intention to cause death or murder. Here Santosh Singh had killed her. It is a circumstantial evidences. ये इससे रिलेट करते हुए हैं जो फैक्ट रिलेवेंट वो फैक्ट इन इशू हैं, या कहना चाहिए फैक्ट हैं, रियल फैक्ट हैं, उनसे रिलेट करते हुए फैक्ट हैं ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है कि वो उसे बहुत पहले से फॉलो भी करता था, साथ के साथ उसको, जिसकी वजह से उस लड़की ने उसके अगेंस्ट में FIR भी लॉन्च की थी। फैक्ट इन इशू दैट संतोष कुमार सिंह हैड किल्ड हर, इट इज़ डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। रिलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये होगा दैट संतोष कुमार सिंह हैड किल्ड हर। फैक्ट ये होगा देयर आर सो मैनी फैक्ट इन दिस केस, जैसे मोटिव क्या था, शी हैड फाइल्ड और लॉन्च्ड FIR अगेंस्ट हिम एंड हिज इंटेंशन अराइज टू टेक रिवेंज, ठीक है। प्रीवियस कंडक्ट क्या था उसका, ही हैड फॉलोड हर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू होम और अदर प्लेसेस, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था, टेलिंग ए लाई अबाउट हिज इंजरी और मार्क्स अबाउट हिज हेलमेट का जो शीशा होता आगे का उस पर उसके मतलब वो लगे हुए थे, मार्क्स थे जिनको उसने मना किया या झुटलाया कि ये जो है पहले के हैं। अबाउट हिज T-शर्ट पे भी उसके मतलब वो लगे हुए थे, फटी हुई थी या कहना चाहिए, जब उसने उसका मर्डर किया तो वो खींचतान में उसके ऊपर उसकी T-शर्ट भी फट गई थी, और उसके हेलमेट पे भी, हेलमेट का जो शीशा था वो भी टूट गया था। तो वो सब चीज़ें क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाता है कि उसने ऐसा किया होगा जिसके बारे में वो झूठ बोल रहा था। प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, उसकी हिज प्रेजेंस एट द स्पॉट वेयर क्राइम कमिटेड, और जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे वो उसकी प्रेजेंस भी थी, वहाँ पे वो मिला। आइडेंटिटी DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सबसे बड़ा जो प्रूव है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्री या प्राइमरी एविडेंस भी कहा जा सकता है। थिंग्स हिज हेलमेट वाइजर पीसेस एंड हिज T-शर्ट जो वहाँ पे मिली पाई गई वो डेड बॉडी के पास से,
These facts are the chain of circumstantial evidences support to the proceeding under the Evidence Act. ठीक है, chain of circumstantial evidences थे ये. These facts upon whom circumstantial evidence is dependent or facts in issue which are proved relevancy of facts, जो कि फैक्ट्स की रिलीवेंसी को प्रूव करता है. इन दिस केस द एक्यूज वॉज एक्यूटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ बेनिफिशियल डाउट्स. उसको बेनिफिशियल डाउट्स मिलते हुए वो एक्यूटेड हुआ या वो छूट गया. ही हैड नो एनी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्योंकि उसका पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था. आफ्टर दैट द दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इसके बाद ये जो संतोष कुमार वाला केस था ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा. इसमें जो केस है इसमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही है. हमारे जो एविडेंसेस हैं वो किस तरह से कोर्ट में प्रूव किए जाएंगे, फैक्ट इन इशू क्या होंगे, रिलीवेंट फैक्ट क्या होंगे. रिलीवेंट फैक्ट से मतलब वो होते हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं. जैसे हम इस केस में देख रहे हैं कि वो पहले से जो है उसका रेप हुआ, उस एक संतोष कुमार ने एक लड़की का रेप किया और उससे रिलेट करते हुए ये केस थे कि वो बहुत पहले से उसको फॉलो भी कर रहा था, जिसकी वजह से जिसका रिज़ल्ट ये हुआ उस लड़की ने उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च की. लेकिन और उसके साथ साथ वहाँ से उसकी प्रेजेंस भी थी, उसकी डेड बॉडी के पास से वो मिला, उसका हेलमेट मिला, उसकी टी शर्ट मिली. तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे या फैक्ट थे. फैक्ट इन इशू जिसके ऊपर केस फाइल किया गया वो था उसका रेप हुआ था उस लड़की का. फिर उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, जो फैक्ट इन इशू होंगे तो ये फैक्ट इन इशू जो है कई हो सकते हैं, काफ़ी हो सकते हैं. फैक्ट इन इशू मतलब जिस पर हमारी एफआईआर लॉन्च की जाती है या पुलिस ऑफिसर जिसकी बेस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं जिसके बेसिस पर. जैसे इंटेंशन टू कॉज डेथ, जैसे संतोष कुमार का इंटेंशन क्या था, उस लड़की को मारना. वो किससे पता चला कि वो रिवेंज लेना चाहता था क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट में, लड़की ने उस संतोष कुमार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च की थी. तो ये रिवेंज की एक तरह से कंडीशन नज़र आती है या फैक्ट दिखाई देता है इस तरह का. रिलीवेंट फैक्ट्स रीड एज अंडर सेक्शन 6 to 55 सेक्शन तक रिलीवेंट फैक्ट ही है जिन्हें हम, अगर आप चाहें तो सेक्शन 6 to 55 तक रिलीवेंट फैक्ट के बारे में जान सकते हैं. रिलीवेंट फैक्ट क्या होते हैं उसमें अच्छे से क्लियर किया गया है. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जैसे मैंने पहले बताया, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है पहले, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है. री एग्जामिनेशन उसका किया जाता है जो हॉस्टाइल विटनेस हो जाते हैं, और एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है वो एक जो विटनेस प्रूफ ला रहा है वो उसका भी हो सकता है. अपोजिट पार्टी का जो होगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. ठीक है. फिर फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जो कि लीगल फैक्ट होते हैं, एडमिटेड फैक्ट होते हैं, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती. प्रजम्पशन वाले जो फैक्ट होते हैं जिनको प्रज्यूम किया जा सकता है कि ऐसा ही होगा, यह पहले से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती चली आ रही है, रीति रिवाज जैसे होते हैं इस तरह से. प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है. प्रिविलेज कम्युनिकेशन से मतलब कोई ऑफिसर हैं उसकी जो गवाही होगी वो भी जो है एडमिसिबल होगी, उसके बारे में डाउट नहीं हो सकता, इस तरह से कहा जाता है. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में तो डाउट नहीं होता, तो उनकी जो गवाही होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कही जाती है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कहा जाता है. लेकिन उनके अपने केस में नहीं, किसी और केस में. ठीक है. अपने केस में तो अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या कोई डीएम है, एसपी है, मान लीजिए उनका अपना पर्सनल कोई केस चल रहा है, पर्सनल से मतलब उनके ऊपर पर्सनली कोई चार्जेस है, अगर किसी के लिए उन्होंने कोई क्राइम किया है तो तब. और लेकिन जो ऑफिशियल ड्यूटी को रहते हुए वो कुछ काम करते हैं तो उनकी गवाही जो है एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. आज के लिए इतना ही. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे मुझे बताएं मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है. थैंक यू सो मच.